चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने लेक्चर फर्स्ट स्टार्ट कर लिया था एफ एंड डी ब्लॉक में, ठीक है। आज कौन सा लेक्चर होगा? लेक्चर नंबर 2, ठीक है, सेकेंड है। और लेक्चर नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे बेटा जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी ब्लॉक, ठीक है। डी ब्लॉक को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। उनका हम लोग को क्या पढ़ना है बेटा? जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ना है, क्या क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। और आप लोग को पता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? मेटल होते हैं, तो उनका प्रॉपर्टी भी क्या होगी? मेटल की प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या बोलता है? फिजिकल प्रॉपर्टी में सारे क्या होते हैं? ऑल आर मेटल्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं बेटा? मेटल होते हैं, तो इनकी प्रॉपर्टी भी क्या होगी बेटा? मेटल की प्रॉपर्टी होती है। ये क्या होते हैं बेटा? मेलिएबल होते हैं। क्या होते हैं? मेलिएबल। मेलिएबल मतलब क्या हो सकता है? इनको हम लोग थिन शीट बना सकते हैं, जैसे लोहे की चादर होती है ना, लोहा का चादर होता है, और जैसे कि आप लोग बेंच टेबल में लगता है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? मेटल को मेल्ट कर सकते हैं, और उसको हम लोग क्या बना सकते हैं? थिन शीट्स बना सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेलिएबल। तो इससे हम लोग क्या बना सकते हैं? थिन शीट, थिन शीट बना सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेलिएबल। मतलब मेटल को हम लोग मेल्ट कर सकते हैं और उसको हम लोग पतली पतली चादर बनाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम की चादर बन जाती है, कॉपर की बनती है, ठीक है। तो ये मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल मतलब क्या होते हैं? इनसे हम लोग क्या कर सकते हैं? वायर बना सकते हैं, जैसे कि आप लोग का एल्यूमिनियम का वायर होता है, कॉपर का वायर होता है, तो इसको हम लोग पतली वायर की तरह हम लोग क्या कर सकते हैं? थिन वायर क्या बना सकते हैं? थिन वायर बना सकते हैं। समझ में आया? ऑल आर मेटल्स मेलिएबल एंड डक्टाइल, एक्सेप्ट क्या होगा बेटा? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी क्या होता है? रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। वो मेटल है, लेकिन उसको हम लोग डक्टाइल नहीं, उसमें डक्टाइल वाला प्रॉपर्टी नहीं होता है, ना ही मेलिएबल प्रॉपर्टी होता है। और रूम टेम्परेचर हम लोग कितना बोलते हैं? 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 298 केल्विन को हम लोग रूम टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स सारे मेटल्स हैं, उनमें वो मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। मेलिएबल का मतलब क्या होता है? उनको थिन शीट में कवर कर सकते हैं। डक्टाइल का मतलब क्या होगा? थिन वायर क्रिएट कर सकते हैं, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी मेटल है, लेकिन इसमें वो रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में रहता है, ठीक है। चलिए इसके बाद ये क्या होते हैं? अगर मेटल है तो क्या होंगे? हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये मेटल है, इसमें क्या होता है? हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी प्रेजेंट होती है। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब क्या है? अगर हम लोहे को खींचेंगे, अगर खींचते रहेंगे तो ना वो बिना टूटे, और बिना टूटे हुई हमारे साथ क्या होगा? खींचते चला आ जाएगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टेंसाइल स्ट्रेंथ। जैसे कि हम लोग रेल की पटरी पटरी बना लेते हैं, तो उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। मतलब उसको बहुत ज़्यादा हम लोग खींचेंगे तब भी वो क्या होगा? टूटेगा नहीं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तन्यता के नाम से जानते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ, या हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे? तन्यता। किसी भी धातु को हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी भी मेटल को हम लोग उसको तान सकते हैं, उसको खींच सकते हैं। जितना हम लोग खींचेंगे हमारे साथ वो खींचते हुए चला आ जाएगा, लेकिन टूटेगा नहीं। लेकिन रबर को हम लोग खींचते हैं तो टूट जाता है, ठीक है। तो मेटल क्या होता है बेटा? टेंसाइल होते हैं। आयरन में बहुत ज़्यादा टेंसाइल प्रॉपर्टी होता है आयरन में। इसी कारण हम लोग लोहे की पटरी हो गया, या ब्रिज बनाने में, गाड़ी बनाने में, या किसी भी लगभग लगभग सारे हम लोग किसी भी कंस्ट्रक्शन वाले या किसी भी गाड़ी वगैरह बना रहे हैं, या कुछ भी औजार बना रहे हैं, तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं? आयरन का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होता है। रेल की पटरी, रेल हम लोग की इतनी बड़ी रेल उसमें चलती रहती है, लेकिन वो कुछ नहीं होता है, क्योंकि उसमें फैलने का या उसको सहने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। मेटेलिक लस्टर। मेटल जितने भी मेटल होते हैं उसमें क्या होता है बेटा? लस्टर होती है, मतलब चमक होती है, ठीक है। सोना अलग चमकता है, चांदी अलग चमकता है, ठीक है, और मर्क्यूरी अलग चमकेगा। सभी का क्या होता है बेटा? मेटेलिक लस्टर होता है। उसके बाद सोनारस। सारे मेटल को अगर हम लोग पीटेंगे तो क्या करेगा बेटा? अलग अलग साउंड करेंगे। जैसे एल्यूमिनियम को हम लोग पीटेंगे, बर्तन को हम लोग अलग साउंड करेगा, स्टील का बर्तन अलग साउंड करेगा, ठीक है, और हम लोग का कॉपर का बर्तन अलग साउंड करेगा। तो मेटल में क्या होता है बेटा? स्पेशल क्या होता है? सोनरस, मतलब साउंड होता है उनका, अलग अलग साउंड सभी में होगा। आवाज़ क्या होती है? सभी मेटल्स का अलग अलग निकलती है, ठीक है। कांसे का अलग से निकलेगी। समझ में आया? ठीक है। कांसा तो हम लोग का क्या होता है?
एलॉय होता है, उसको हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो सारे मेटल्स क्या होते हैं, सोनरस होते हैं, लस्टर होता है, ठीक है। विथ द एक्सेप्शन, देखिए जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी, उसके साथ हम लोग एक्सेप्शन किसको याद रखना है, मैग्नीज। जिंक, कैडमियम और एच जी, ये क्या है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं क्या, नहीं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, और उसके साथ हम लोग मैग्नीज को याद रखना है। दे हैव वन और मोर टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर एंड नॉर्मल टेम्परेचर है, इसी कारण ये सारे प्रॉपर्टी ये शो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन आप लोग को याद रखना है, जिंक, कैडमियम और मरकरी और मैग्नीज, ये क्या करते हैं, ये प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इसका टिपिकल मेटेलिक मेटेलिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, ठीक है, एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर में, ठीक है। इतने सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। जनरल प्रॉपर्टी में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी डील कर लिए। ऑल आर मेटल्स होते हैं, ये सभी क्या है, मेटल्स क्या होते हैं, मेलिएबल होते हैं, मतलब इनमें थिन शीट में कवर कर सकते हैं, डक्टाइल होते हैं, मतलब ये थिन वायर बना सकते हैं, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी क्या होता है, रूम टेम्परेचर में लिक्विड होता है। हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, आयरन में सबसे ज़्यादा होता है। मेटेलिक लस्टर एंड सोनरस प्रॉपर्टी इसमें प्रेजेंट रहता है। सोनोरस मतलब क्या होता है, स्पेशल सभी मेटल्स के आवाज़ आते हैं, ठीक है। जैसे आयरन को हम लोग पीटेंगे तो अलग से आवाज़ आएगी, कॉपर को पीटेंगे तो अलग आवाज़ आएगी, ठीक है। चलिए इसको नोट कर रही हाँ। और हम्म, आ, आपको फुल फील्ड होना नहीं चाहिए, उसमें हाफ फील्ड होना चाहिए, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स मतलब क्या होगा, उसमें हाफ फील्ड होना चाहिए। अगर फुल फील्ड दिखा तो आप लोग उसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोल सकते हैं, या कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, ठीक है। कोई भी, अगर कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट में हम लोग को फुल फील्ड दिख रहा है और डी ऑर्बिटल, और उसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर नहीं करेंगे उस ऑक्सीडेशन नंबर में, ठीक है। डेफिनेशन में ही बोला गया था कि जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर में भी वो क्या होना चाहिए, हाफ फील्ड होना चाहिए, ठीक है। और ऑक्सीडेशन नंबर में फुल फील्ड शो कर रहे हैं तो ट्रांजिशन एलिमेंट में कंसिडर नहीं करेंगे इसको। टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर में हम लोग ने पढ़ा है ना, क्यूबिक स्ट्रक्चर, डीवीसी वाला स्ट्रक्चर, जब हम लोग बहुत सारे क्रिस्टल फॉर्म के स्ट्रक्चर देखते हैं, ये सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं, इसी कारण ये प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। सारे नोट कर लिए, सारे पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। सोनारस मतलब क्या होता है बेटा, आवाज़ की, इसको लिख लेना, आवाज़, आवाज़ या साउंड, ठीक है। मेटेलिक लस्टर मतलब क्या होता है, चमक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चमक। और स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है, तन्यता, तन्यता। स्ट्रेंथ मतलब क्या हो, टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब तन्यता। चलिए साइड हो जाए। टेस्ट में सभी लोग को अच्छे मार्क्स आए हैं जैसे लग रहा है, उम्मीद है आज टेस्ट का रिजल्ट आ जाएगा, और सभी के अच्छे मार्क्स हैं जहाँ तक। पांचवा टेस्ट में ये हालत है, उसके बाद तो 10 के बाद तो पूरे गायब ही हो जाएंगे जैसे लग रहा है। हाँ, आगे बढ़ें। हाँ,
एटॉमिक रेडियाई की बात करेंगे। सेकंड हम लोग का जनरल प्रॉपर्टी में हम लोग किसका बात करेंगे, एटॉमिक रेडियाई। हम लोग जानते हैं इन ए पीरियड, पीरियड में हम लोग जाते हैं लेफ्ट टू राइट। इन अ पीरियड अस वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। एटॉमिक साइज क्या होता है बेटा, डिक्रीज होता है। क्यों होता है, न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। न्यूक्लियर चार्ज हम लोग का क्या होता है, इंक्रीज होता है। हम लोग पीरियड में जाते हैं तो क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो इसी कारण हम लोग का क्या होता है, इन अ पीरियड वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो एटॉमिक साइज हम लोग का क्या होता है, डिक्रीज। एटॉमिक साइज क्या हो रहा था, हम लोग का डिक्रीज हो रहा था, इतना हम लोग को पता है। ठीक है, लेकिन हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में थोड़ा सा हम लोग का इसमें अलग होता है, सारे प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। ठीक, तो इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। तो इसका साइज डिक्रीज होने दो कारण होते हैं। ठीक है, ठीक है। अगर हम लोग एक एटम्स की बात करते हैं तो एटम्स में के बीच में क्या होता है बेटा, प्रोटॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स में कौन से चार्जेस होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और बाहर में क्या होते हैं बेटा, उसका सेल होते हैं। सेल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, वैलेंस सेल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल। ये हम लोग का क्या है, वैलेंस सेल। ठीक है, प्रोटॉन में इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन के प्रेजेंट के होने का कारण पॉजिटिव चार्ज होता है। बाहर के इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्जेस होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ये अपने साइड में अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर में एक फोर्स काम करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एट्रैक्टिंग फोर्स। यहाँ इसमें क्या है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक तो फोर्स फील कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एट्रैक्टिव फोर्स। ठीक, इतना तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस चार्ज है, तो यहाँ पर अंदर के सेल में भी क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो ये क्या करते हैं, शील्ड की तरह काम करते हैं। ये क्या करते हैं बेटा, शील्ड की तरह काम करते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं ना, महाभारत में पढ़े थे, चक्रव्यूह रचना किए थे। बाहर में क्या रहते थे, वो दुश्मन लोग रहते थे, बीच में क्या थे, सैनिक रहते थे, फिर उसके बीच में सैनिक रहते थे। वो शील्ड को रखते थे और उसको क्या करते थे, रक्षा करते थे। मतलब एक हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर जा रहा है तो ये लोग भी बोलेंगे मेरे होते हुए तुम लोग को कौन क्या कर सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन में क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज, यहाँ के इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव, यहाँ का इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव। तो ये लोग क्या करते हैं, रिपल्सन करेंगे। इसको क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपल्स करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेगा, ये इलेक्ट्रॉन रिपल्स, ये रिपल्स करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिपल करेंगे। मतलब क्या है, यहाँ प्रोटॉन कितना भी खींचने की कोशिश करेगा, ये वाला अंदर के जो भी इनर सेल के जितने भी इनर सेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे बेटा, रिपल्स करेंगे। तो वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन्स एक तो फील कर रहा था एक्ट्रैक्टिंग फोर्स, और सेकंड क्या कर रहा है, रिपल्सिंग फोर्स। तो दो टाइप के फोर्स फील कर रहा है। वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन एक अट्रैक्टिंग फोर्स फील कर रहा था और दूसरा क्या कर रहा है, रिपल्सिंग फोर्स। और एक किसके कारण हो रहा है, प्रोवाइडिंग ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन। इनर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन में भी नेगेटिव चार्ज और वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन में भी नेगेटिव चार्ज। तो वैलेंस सेल के ऊपर में दो टाइप का फोर्स फील हो रहा है, एक होता है एट्रैक्टिव और एक होता है रिपल्सिव। ठीक है, इतना तक क्लियर है। अब एट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफ इफ इन द एक्चुअल फोर्स फेल्ट बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो एक्चुअल फोर्स फेल्ट करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देखिए वैलेंस सेल के ऊपर में दो फोर्स फील करा रहे हैं, एक एट्रैक्टिव और एक रिपल्सिव फोर्स। दोनों फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। मतलब क्या है, वैलेंस सेल दो टाइप का फोर्स को फील करता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, जेड इफेक्ट। इसका नाम क्या है बेटा, जेड इफेक्ट। इसको जेड स्टार से भी शो करते हैं। जेड इफेक्ट इक्वल टू होता है जेड माइनस सिग्मा। जेड क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज। ये क्या होता है बेटा, न्यूक्लियर चार्ज। और
न्यूक्लियर चार्ज किसके ऊपर में डिपेंड करता है? एटॉमिक नंबर में, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, क्योंकि एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन होगा, क्योंकि न्यूक्लियस में तो कोई चार्जेस नहीं होता है, प्रोटॉन की वजह से ही चार्जेस होता है। और सिग्मा क्या होता है? शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा। ये हम लोग का जो न्यूक्लियर चार्ज है उसको हम लोग क्या बोल देंगे? जेड बोल देंगे। और यहाँ के जितने भी सेल हैं ये क्या होंगे? सिग्मा होंगे। ये क्या होंगे? सिग्मा होंगे, क्योंकि ये क्या करते हैं? ये रिपल्सिव फोर्स फील करवाते हैं, और ये क्या कराते हैं? न्यूक्लियर न्यूक्लियर चार्ज फील कराते हैं। ठीक है, तो शील्डिंग इफेक्ट समझ में आया? बाहर के वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को अंदर के सेल के इलेक्ट्रॉन अंदर आने नहीं देते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? शील्डिंग इफेक्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शील्डिंग इफेक्ट। तो इसको हम लोग पहले नॉर्मल ट्रेंड्स क्या था कि हम लोग पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या हो जाता है? डिक्रीज होता है। तो क्यों होता है? न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने के कारण, ये पता है। और साथ में आप लोग को क्या पता होना चाहिए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन दो टाइप के फोर्स फील करता है, एक एट्रैक्टिंग फोर्स और दूसरा रिपल्सिंग फोर्स। दोनों फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कौन फील्ड करता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन फील करता है। ठीक है, और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? जेड इफेक्ट से या जेड स्टार से, इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। जेड क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज होता है, और सिग्मा क्या होता है? शेडिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट। चलिए यहाँ तक नोट करिए, फिर हम लोग इसको डिटेल से और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी ये सिर्फ बेसिक था, ये सब बेसिक था। आप लोग को पता होना चाहिए कि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है और शेडिंग इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, शेडिंग इफेक्ट अंदर के सेल वाले जो भी सेल होते हैं वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। और जेड और न्यूक्लियर चार्ज कौन करते हैं? न्यूक्लियस न्यूक्लियस से ही यहाँ अट्रैक्ट होते हैं। नोट करो और अच्छे तरीके से समझना है सारे पॉइंट्स को। तो आज आप लोग को क्लियर हो चुका है कि हम लोग का जो भी स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। बाहर के इलेक्ट्रॉन को अंदर आने से रोकने का जो इफेक्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट, या उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शील्डिंग इफेक्ट। रक्षा करना, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रक्षा करना। नोट कर लिए? आराम से नोट करिए, समझते हुए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपने पास लिमिटेड पेन रखिए। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन उसी से स्टार्ट होता है। हो गया, हम लोग आगे बढ़े हैं। ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात करेंगे। ठीक है,
स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट। तो एस में क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। एस में क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद पी में, उसके बाद डी, और उसके बाद क्या होता है, एफ में। तो सबसे कम स्क्रीनिंग इफेक्ट किस में होता है, एफ में। और सबसे ज़्यादा क्या होता है, एस में। तो एस में एस की इसमें ज़्यादा क्यों होता है, ये न्यूक्लियस के जस्ट पास में रहता है, और इसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो एस में आप लोग का सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, उसके बाद सी में, उसके बाद डी में, और उसके बाद एफ में। ठीक है। तो आप लोग को याद रखना है, जेड इफेक्ट होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक साइज से। अगर एटॉमिक साइज ज़्यादा, एटॉमिक साइज कम हुआ तो जेड इफेक्ट हम लोग का क्या हो जाएगा बेटा, ज़्यादा। और एटॉमिक साइज हम लोग का क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो जेड इफेक्ट हम लोग का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दो कंडीशन याद रखना है। ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पर जेड इफेक्ट इज इक्वल टू क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा था। ठीक है। केस वन हम लोग बात करेंगे, अगर हम लोग का जेड हम लोग सिग्मा क्या है बेटा, कम है। सिग्मा क्या है, कम है। मान के चलिए क्या है बेटा, 5 है। ठीक है। जेड क्या है हम लोग का, ज़्यादा है, 10 है। तो जेड इफेक्टिव हम लोग का क्या होगा, ऑलमोस्ट ज़्यादा ही हो जाएगा। तो अगर जेड इफेक्टिव हम लोग का ज़्यादा, तो जेड इफेक्टिव ज़्यादा, तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, कम, कम हो जाएगा। ठीक है। तो आप लोग को याद रखना है, अगर जेड इफेक्टिव हम लोग का ना ज़्यादा हो रहा है, तो क्या हो रहा है हम लोग का, एटॉमिक साइज कम हो रहा है। एटॉमिक साइज क्या हो रहा है बेटा, कम हो रहा है। अगर इसमें अगर हम लोग बात करेंगे, अगर हम लोग का क्या है, सिग्मा हम लोग का 10 हो जाएगा और जेड हम लोग का 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगा, हम लोग का माइनस में आ जाएगा। ठीक है। अगर हम लोग का क्या होगा, केस टू में सिग्मा हम लोग का ज़्यादा है, जेड इफेक्टिव हम लोग का क्या आ जाएगा, हम लोग का कम। अगर जेड इफेक्टिव हम लोग का क्या रहेगा बेटा, जेड इफेक्टिव हम लोग का क्या रहेगा, कम होगा, तो एटॉमिक साइज हम लोग का क्या होगा, एटॉमिक साइज हम लोग का क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है। तो आप लोग को ये चीज़ें याद रखना है कि एस में स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा होती है, एस ब्लॉक में। और एफ में क्या होता है, एफ ऑर्बिटल में सबसे कम होती है। इसको एस पी डी एफ याद रखना है। ठीक है। सबसे ज़्यादा एस में, उसके बाद एस, उसके बाद एफ में। चलिए, इसको दो केसेस हैं और इसको लिखिए, जेड इफेक्टिव ज़्यादा तो एटॉमिक साइज कम, जेड इफेक्टिव कम तो एटॉमिक साइज ज़्यादा। हो गया, नोट कर लिए। तो इस वाले स्लाइड में आप लोग को क्या सीखना है, स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में देखना है। ठीक है। स्क्रीनिंग इफेक्ट एस का सबसे ज़्यादा होता है और एफ का सबसे कम होता है। ठीक है। और जेड इफेक्टिव ज़्यादा तो हम लोग एटॉमिक साइज कम होगा, और जेड इफेक्टिव कम होगा तो एटॉमिक साइज ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग लेफ्ट टू पीरियड में हम लोग कहाँ मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट। आप लोग को पता है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट, तो हम लोग कहाँ जाते हैं, राइट। और यहाँ कहाँ जाते हैं हम लोग, पीरियड में। पीरियड में हम लोग कहाँ जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं। तो क्या होता है, उसका साइज क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। एटॉमिक साइज हम लोग का क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज मतलब क्या है, जेड इफेक्टिव, हाँ जेड इफेक्टिव हम लोग का ज़्यादा होता है।
इसी कारण हम लोग का एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। हम लोग पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, इसका मतलब क्या है, इसमें जेड इफेक्टिव ज़्यादा, इसी कारण हम लोग का एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। बात क्लियर है? चलिए, हाँ, इन अ पीरियड जेड इफेक्टिव हम लोग का ज़्यादा होगा तो एटॉमिक साइज हम लोग का क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, हम लोग पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जेड इफेक्टिव ज़्यादा होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है। साइज की बात करते हैं, एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक और उसके बाद हम लोग का क्या आता है, पी ब्लॉक का आता है। ठीक है, साइज हम लोग किसको पढ़ेंगे अभी, देखिए हमारा पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में एफ ब्लॉक आता है पहले, फिर बीच में क्या आता है, डी ब्लॉक आता है, उसके बाद हम लोग का क्या होता है, पी ब्लॉक आता है। हम लोग को किसके बारे में पढ़ना है, डी ब्लॉक के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो डी ब्लॉक, इन ए डी ब्लॉक एलिमेंट्स इन ए पर्टिकुलर सीरीज, हम लोग पर्टिकुलर सीरीज हम लोग जाएंगे, कैसे जाएंगे, ओ यार, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ठीक है, इसको हम लोग स्कूटी वैन कार में फेंको, निकिल, कॉपर, जिंक, ऐसे याद करते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोला है, इसको ध्यान देंगे, अच्छे से पढ़िए। इन अ पर्टिकुलर सीरीज, हम लोग पर्टिकुलर सीरीज में जा रहे हैं। ये कौन सा सीरीज है, 3D सीरीज, हम लोग का कौन सा है, 3D सीरीज। इन ए पर्टिकुलर सीरीज अस वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, तो साइज फर्स्ट डिक्रीजेस, साइज क्या हो जाता है, फर्स्ट में डिक्रीज होता है, साइज फर्स्ट में डिक्रीज होगा। अस एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो हम लोग का क्या हो रहा है, साइज डिक्रीजेस हो रहा है। अप टू मिडिल दे बिकम कांस्टेंट, मिडिल जैसे हम लोग मिडिल में आते हैं तो वो क्या हो जाता है बेटा, कांस्टेंट हो जाता है। एंड दे इंक्रीज इन द लेफ्ट, और हम लोग क्या जाते हैं, लेफ्ट में जाते रहते हैं तो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाते हैं। बोलने का मतलब क्या है, 3D सीरीज में स्कैंडियम से जिंक तक हम लोग जा रहे हैं, तो फर्स्ट में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज तक का क्या होता है बेटा, जेड इफेक्टिव हम लोग का ज़्यादा होता है, इसी कारण हम लोग का क्या होता है, जेड इफेक्टिव ज़्यादा होता है और शेडिंग इफेक्ट हम लोग का कम होता है। इसके कारण क्या होता है, साइज डिक्रीज हो जाती है। जेड इफेक्टिव ज़्यादा, शेडिंग इफेक्ट हम लोग का क्या होता है, कम। ठीक है, इसी कारण हम लोग का साइज क्या हो जाती है, डिक्रीज होती है। और इसमें हम लोग को मिडिल में हम लोग देखते हैं आयरन, कोबाल्ट और निकल में देखते हैं, तो साइज बिकम क्या होता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाती है। साइज क्या हो जाते हैं, ऑलमोस्ट कांस्टेंट, मतलब क्या है, जेड इफेक्टिव और शील्डिंग इफेक्ट क्या होते हैं, दोनों बराबर हो जाते हैं इसी के कारण। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे निकिल, कॉपर, जिंक, कॉपर और जिंक में साइज क्या हो जाती है बेटा, इंक्रीज होती है, साइज क्या होती है, इंक्रीज होते हैं। इसका मतलब क्या है, जेड इफेक्टिव हम लोग का कम है और शील्डिंग इफेक्ट क्या है, ज़्यादा है, इसी कारण। ठीक है, अगर शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो साइज क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा, साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज। शील्डिंग इफेक्ट हम लोग का कम होगा, शील्डिंग इफेक्ट हम लोग का क्या होगा, कम होगा, तो साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जेड इफेक्ट हम लोग का ज़्यादा, देखिए इसको समझिए थोड़ा सा, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो, यहाँ पर हम लोग का क्या है बेटा, प्रोटॉन है, और यहाँ से हम लोग का क्या होता है, जेड। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग का क्या है, सेल्स है यहाँ से। ठीक, अगर हम लोग का क्या है, यहाँ पर हम लोग का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हम लोग का क्या है बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हम लोग का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर यहाँ पर क्या है, शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम है, हम लोग का क्या है बेटा, शील्डिंग इफेक्ट कम होगा। अगर शील्डिंग इफेक्ट कम होगा तो बाहर की वैलेंस इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाएगा, बाहर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा बेटा, ज़्यादा। अगर यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट हम लोग का क्या है बेटा, एकदम ही कम है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, तो यहाँ तो जेड में यहाँ पर ज़्यादा पावर से उसको खींच लेगा, अंदर खींच लेगा, इसको अंदर खींच लेगा, क्योंकि दोनों तो कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं ना, यहाँ शील्ड की तरह काम ही नहीं कर रहे हैं। अगर ये दोनों शील्ड की तरह काम नहीं करेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाएगा, वो साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें, अगर शील्डिंग इफेक्ट, इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो इसको क्या करेंगे बेटा, रिपेल करेंगे, इसको रिपेल करेंगे, तो साइज क्या हो जाएगा बेटा, बड़ा हो जाएगा, बड़ा होने की कोशिश करेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, और ये नेगेटिव चार्ज, इसका नेगेटिव चार्ज इसको रिपेल कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा क्या, ये कितने भी कोशिश कर ले, ये दो दो सेल, इसमें शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अंदर आने नहीं देंगे। इसी कारण बोला गया है, अगर जेड इफेक्टिव कम है तो और शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है, तो साइज क्या हो जाएगा हम लोग का, इंक्रीज हो जाएगा। शील्डिंग इफेक्ट हम लोग का क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा तो
जेड इफेक्टिव हम लोग का कम होगा और शील्डिंग इफेक्ट हम लोग का ज़्यादा होगा, तो क्या हो जाएगा, साइज इंक्रीज होगा। क्योंकि थोड़ा सा रिपेल करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइज इसका बढ़ेगा। और शील्डिंग इफेक्ट हम लोग का क्या रहेगा बेटा, कम है, और जेड इफेक्टिव ज़्यादा है, तो वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। ठीक है, और इसी कारण साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जा रहा है। समझ में आया कि नहीं, आया कि नहीं बताओ, नहीं आया तो फिर से समझेंगे। कितने लोग को नहीं आया है जेड इफेक्टिव, अच्छा आपको नहीं आया है, चलिए एक बार फिर से समझेंगे। चलिए सुनो, अब बाकी लोग को आ गया शील्डिंग इफेक्ट क्या है। तो हम लोग क्या इसमें ट्रेंड्स क्या देखेंगे, फर्स्ट में क्या होता है बेटा, एटॉमिक नंबर बढ़ने के कारण क्या होती है, साइज डिक्रीज होती है, मिडिल में कांस्टेंट होती है, और लास्ट में फिर इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये वाला आप लोग को याद रखना है, डी ब्लॉक में ऐसा ट्रेंड फॉलो होता है। पीरियड्स में बात करेंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, अभी ग्रुप की बात भी करना है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही नॉलेज भरा हुआ है, इसको आप लोग ध्यान एक बार माइंड में बिठा दीजिए बेटा, उसके बाद आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। स्क्रीनिंग इफेक्ट को अच्छा से समझिए, उसके बाद एटॉमिक रेडियाई से आप लोग का कुछ भी दिक्कत नहीं जाएगा। एटॉमिक साइज से कब डिक्रीज होगा, कब इंक्रीज होगा, ये सारी चीज़ आप लोग को क्लियर हो जाएगा। समझ में आया साई राव, चलिए। चलिए हो गया नोट। हो गया, सभी का नोट हो गया, आगे बढ़े। अच्छा, जेड इफेक्ट समझ में आया कि नहीं बेटा, सभी को आया, किसी को नहीं आया क्या, एक बार रिवाइज करेंगे। ठीक है, यहाँ
यहाँ पर क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। यहाँ पर बाहर में क्या है, सेल्स हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन है, और एक क्या है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये क्या करता है, बाहर के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपने साइड अट्रैक्ट करता है। अगर ये वाले जो अंदर के जितने भी सेल हैं, ये कौन सा इफेक्ट करते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। कौन सा, शील्डिंग इफेक्ट। अंदर वाले जो तीन सेल हैं वो कौन सा इफेक्ट शो करते हैं, शील्डिंग इफेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर इनमें शील्डिंग इफेक्ट क्या है, बहुत कम है, शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम है, तो ये क्या करेंगे, बाहर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, हमारा न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर देगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव ज़्यादा। तो हम लोग का शील्डिंग इफेक्ट कम होगा तो उसका एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें शील्डिंग इफेक्ट अगर दे रहा है, इस यहाँ पर माइनस चार्ज, यहाँ पर माइनस चार्ज, यहाँ पर माइनस चार्ज, और इसमें शील्डिंग इफेक्ट इसमें लग रहा है, इस वाले इलेक्ट्रॉन में लग रहा है, इस वाले इलेक्ट्रॉन से लग रहा है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अंदर आने देंगे क्या, नहीं देंगे। बाहर के वैलेंस सेल में माइनस चार्ज और अंदर के सेल में क्या है, माइनस चार्ज, इलेक्ट्रॉन में क्या है, माइनस चार्ज, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर शील्डिंग इफेक्ट हम लोग का ज़्यादा और जेड इफेक्ट हम लोग को क्या रहेगा बेटा, कम रहेगा, तो साइज क्या हो जाएगा हम लोग का, इंक्रीज होगा, इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में। तो हम लोग का 3D सीरीज में कैसे होगा, स्कैंडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम, यहाँ तक क्या होता है बेटा, साइज डिक्रीज हो रही है। ये इसमें सबसे ज़्यादा, इसमें क्या हो रहा है, साइज बढ़ा है, उसके बाद लगातार साइज क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ठीक। तो हम लोग का क्या हो रहा है बेटा, साइज डिक्रीज हो रहा है, साइज इसमें डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद जो मिडिल में है मैग्नीज में, इसमें क्या होता है बेटा, साइज, साइज क्या है, इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद हम लोग का देख रहे हैं आयरन, कोबाल्ट और निकल, इसमें क्या है बेटा, कांस्टेंट है, इसमें क्या है, कांस्टेंट है। उसके बाद कॉपर और जिंक में क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है, ठीक। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम में क्या होता है बेटा, डिक्रीज हो रही है। फिर मैग्नीज में क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है। इंक्रीज होने के बाद हम लोग आयरन, कोबाल्ट और निकल में क्या होती है बेटा, कांस्टेंट हो जाती है। फिर कॉपर और जिंक में क्या होता है बेटा, इंक्रीज होती है। तो आप लोग को डी ब्लॉक में लेफ्ट टू राइट जाने से क्या होता है बेटा, एटॉमिक साइज में क्या इस प्रकार का ट्रेंड दिखता है, पहले डिक्रीज, फिर कांस्टेंट, फिर इंक्रीज, ये वाला ट्रेंड याद करना है, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे 3D, 4D और 5D ग्रुप में बात करते हैं, अभी तो हमने लेफ्ट टू राइट गए थे, अब हम लोग ग्रुप में आ रहे हैं, 3D, 4D और 5D सीरीज में आ रहे हैं, ठीक है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ से स्टार्ट होता है, फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होता है, और 3D, 4D, 5D सीरीज से स्टार्ट होता है, ठीक है। अगर हम लोग ग्रुप से ऊपर से नीचे आते हैं, तो आप लोग को पता है जनरल क्या होता है, एटॉमिक साइज, सेल का साइज बढ़ता है तो क्या होता है, एटॉमिक साइज भी क्या होता है, बढ़ेगा। तो बोला डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, अगर हम लोग ग्रुप में हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है बेटा, साइज इंक्रीज होता है। बट इन डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में कुछ केसेस क्या होते हैं बेटा, रेयर होते हैं। इन ए पर्टिकुलर ग्रुप, अगर हम लोग एक पर्टिकुलर ग्रुप की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है बेटा, कुछ ना कुछ हम लोग को क्या देखना पड़ेगा, एक्सेप्शन देखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होता है देखिए, हम लोग देखते हैं थर्ड से हम लोग कहाँ आ रहे हैं बेटा, फोर्थ में आ रहे हैं, तो साइज क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होगा। और फोर्थ से फाइव्थ में आएंगे तो साइज क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। थर्ड से थर्ड थर्ड से हम लोग ना फोर्थ सीरीज में आ रहे हैं तो साइज क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। और फोर्थ से फाइव में आएंगे तो साइज ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा बेटा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो 3D का साइज कम होता है 4D से, और 4D और 5D का साइज क्या होता है बेटा, ऑलमोस्ट कम होता है, एक्सेप्ट ग्रुप 3। ग्रुप 3 में हम लोग का ऐसा वाला कंडीशन नहीं दिखता है। ग्रुप 3 में हम लोग जानते हैं, यहाँ स्कैंडियम है, यहाँ इट्रियम है, और यहाँ पर हम लोग का क्या है, लेंथेनम है। यहाँ से हम लोग आते हैं, स्कैंडियम से इट्रियम में आते हैं, तो साइज हम लोग का क्या होता है, बढ़ता ही है। और इट्रियम से लेंथेनम में भी आते हैं तो साइज क्या होता है बेटा, बढ़ता है। ग्रुप 3 में ऐसा एक्सेप्शन नहीं दिखता है। इसके बाद ग्रुप 3 से हम लोग का 4 से 12 तक ये एक्सेप्शन हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसमें आप लोग क्या याद रखना है, ग्रुप में हम लोग क्या आ जाते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज इंक्रीज होती है, लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ऐसा ट्रेंड फॉलो नहीं होता है, एक्सेप्ट हम लोग को डी 3D ग्रुप 3 को छोड़ के।
ठीक है, ग्रुप 3 को छोड़ के बाकी में ट्रेंड्स फॉलो होते हैं। तो कैसे ट्रेंड्स फॉलो होगा, 3D से 4D आएंगे तो साइज इंक्रीज होगा, और 4D से 5D जाएंगे तो साइज क्या हो जाएगा बेटा, ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट हो जाएगा। 3D का साइज क्या है बेटा, 3D का साइज से 4D का साइज बड़ा, लेकिन 4D का और 5D का साइज क्या होता है, लगभग कॉन्स्टेंट होता है। क्यों होता है इसको समझते हैं। ग्रुप नंबर हम लोग थ्री की बात करते हैं, और 4 की, और ग्रुप नंबर 12 तक बात करते हैं। ग्रुप नंबर 3 में हम लोग का क्या आता है, स्कैंडियम आता है। उसके बाद हम लोग का टाइटेनियम आता है, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ऐसे आते हैं। लास्ट में हम लोग लिख लिए जिंक। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम से जिंक तक। स्कैंडियम 21 है, या 22 और 30 है, ठीक है। इसके बाद इट्रियम और जर्कोनियम, ठीक है। उसके बाद कैडमियम, लेंथेनम, और हॉफनियम, और ये क्या है, मर्क्यूरी है, ठीक है। ऐसा ट्रेंड है, हम लोग 3 सीरीज में देख रहे हैं। 3D से 4D आ रहे हैं, 4D से 5D आ रहे हैं। ग्रुप 3 में क्या होता है, स्कैंडियम से इट्रियम में आते हैं तो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। इट्रियम से लेंथेनम में जाते हैं तो साइज क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है। लेकिन ग्रुप 4 में हम लोग बात करते हैं, टाइटेनियम से हम लोग जर्कोनियम में जाते हैं तो साइज क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है। लेकिन जर्कोनियम से हम लोग हैफनियम में जाते हैं तो साइज ऑलमोस्ट क्या होता है बेटा, कॉन्स्टेंट हो जाता है। ऐसे ही हम लोग का इसमें भी होता है। जिंक से हम लोग कहाँ जाते हैं, कैडमियम में जाते हैं तो साइज क्या होता है बेटा, इंक्रीज होगा। और कैडमियम से हम लोग मर्क्यूरी में जाएंगे तो साइज क्या हो जाएगा बेटा, हम लोग का डिक्रीज होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, या डिक्रीज मान के समझिए, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है कि लेंथेनाइट के बाद हम लोग का कौन सा आता है, लेंथेनम के बाद एक सीरीज स्टार्ट होता है बेटा, लेंथेनाइट सीरीज, ठीक है। लेंथेनाइट सीरीज स्टार्ट होता है, ठीक है। और लेंथेनाइट के बाद हम लोग का क्या होता है बेटा, जो इलेक्ट्रॉन होता है एफ में जाना स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना स्टार्ट करेंगे, एफ में। और एफ एफ में फिल होना स्टार्ट करेंगे तो उसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, सबसे कम होता है। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगा तो क्या हो जाएगा, हम लोग का साइज डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आया। यहाँ पर लेंथेनम से हैफनियम के बीच में आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कल देखा था कि इसमें क्या भरना स्टार्ट होता है, 4F फील होना स्टार्ट हो जाता है, 4F14। और सभी में क्या है बेटा, 4F14 है वहाँ पर। तो 4F14 है, और यहाँ पर एफ है। और एफ में बताया था कि यहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, पुअर होता है। पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण इसका साइज क्या हो जाता है बेटा, डिक्रीज हो जाता है। समझ में आया इसका। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फिलिंग ऑफ 4F ऑर्बिटल टेक प्लेस। यहाँ पर 4F ऑर्बिटल का फिल होना स्टार्ट होता है, और 4F ऑर्बिटल का स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, सबसे कम होता है। इसी कारण वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में खींच के चला आ जाता है, इसी कारण साइज क्या होता है बेटा, डिक्रीज होता है। समझ में है। चलिए, यहाँ तक का कहानी है। तो हम लोग इतना हम लोग डिटेल्स में पढ़ लिए हैं कि अगर हम लोग सीरीज में बात करेंगे या पीरियड में बात करते हैं, लेफ्ट टू राइट में स्टार्टिंग में डिक्रीज होगा, मिडिल में कांस्टेंट होगा, लास्ट में फिर इंक्रीज होगा। ग्रुप में बात करते हैं, अगर थर्ड ग्रुप की बात करते हैं तो नॉर्मल ट्रेंड होता है, इंक्रीज ही होगा। एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन हम लोग ग्रुप नंबर 4 से 12 की बात करते हैं तो पहले क्या होता है, साइज इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा, कांस्टेंट कांस्टेंट हो जाएगा, एक्सेप्ट ग्रुप 3। ध्यान से लिखिए, समझते हुए लिखिए, बढ़िया से लिखिए, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा है तो बेझिझक पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं, बार बार समझाएंगे, अलग तरीके से समझाएंगे। हम्म।
हो गया, नोट कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, as we know for a elements act as a poor screening, so nuclear attract the valence electron and size almost remain constant and slightly decreases। ठीक है, 4f में क्या होता है, वो पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, इसी कारण न्यूक्लियस क्या करता है, बैलेंस सेल को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, तो साइज क्या हो जाता है, रिमेन कांस्टेंट होता है, स्लाइटली क्या होता है बेटा, डिक्रीज हो जाता है। दिस इज ड्यू टू द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, 3D का साइज क्या होता है, छोटा होता है, और 4D का साइज क्या होता है, बड़ा होगा। और 4D और 5D के बीच में कंपेरिजन करते हैं तो दोनों का क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है, एक्सेप्ट ग्रुप 3। ग्रुप 3 में ये ट्रेंड फॉलो नहीं होता है। ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ये वाला जो भी चेंजेस दिखता है इसको हम लोग कौन सा कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। जर्कोनियम और हैफनियम, ठीक है, और ये ग्रुप 4 और एक ग्रुप 5 का है, दोनों का क्या, दे हैव सिमिलर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, दोनों का क्या होता है बेटा, हम लोग का क्या आता है, लिखते हैं, स्कैंडियम के बाद हम लोग का क्या आता है, टाइटेनियम, और इट्रियम, इट्रियम के बाद जर्कोनियम, और उसके बाद लेंथेनियम के बाद हैफनियम। ठीक है, ये ग्रुप नंबर हम लोग का कौन सा है, 4D, और ये कौन सा है, 5D। दोनों का क्या होता है, साइज लगभग लगभग क्या होता है, सेम होता है। इसमें बताया गया है जर्कोनियम 4D का है और हैफनियम हम लोग का क्या है, 5D का है। दे हैव सिमिलर एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई, दोनों का क्या होता है, एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई क्या होता है, सिमिलर होता है, इसको याद रखना है। ठीक, और क्या याद रखना है, 4F का स्क्रीनिंग, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण क्या होता है, उसमें जो भी न्यूक्लियस होता है वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण साइज क्या होता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट या क्या होता है, स्लाइटली डिक्रीज हो जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। चलिए, और इसमें जर्कोनियम और हैफनियम का दे हैव सिमिलर एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई, इसको नोट करेंगे।
हमारे स्कूल में चिड़िया पाले हैं जी। स्कूल बोल रहा हूँ, इंस्टीट्यूट में। 10 रुपये नहीं दे रहे हैं। आवाज़ आ रही है नहीं? वो पंखा का है। ग्राफ से भी इसको देख लेंगे, थोड़ा समझ लेंगे ग्राफ में कैसे शो होता है। तो एनसीईआरटी में एक टर्म्स दिया है, ग्राफ दिया हुआ है, और ग्राफ से भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि आयनिक और एटॉमिक रेडिया कब डिक्रीज होती है। हम्म, जी। हाँ, इसमें देखिए 3D 4D एंड 5D में साइज शुड इंक्रीजेस ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पीरियड इन सेल। ठीक है, ये तो नॉर्मल हम लोग जानते हैं। अगर हम लोग क्या जाते हैं 3D 4D और 5D में हम लोग ऊपर से नीचे जा रहे हैं, और नया सेल से इंट्रोड्यूस हो रहा है, नया सेल आ रहा है, तो हम लोग का क्या होना चाहिए, साइज इंक्रीज होना चाहिए। जैसे हम लोग जानते हैं ग्रुप नंबर 3 में होता है कि हम लोग 3D 4D और 5D में आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, तो साइज नया सेल बढ़ता है, तो नया सेल बढ़ने के कारण क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है। नोट द साइज of 4D elements is almost same size of the 5D सीरीज elements। ठीक है, इसमें बताया गया है जो 4D सीरीज के एलिमेंट्स हैं और 5D सीरीज के एलिमेंट्स हैं, उनका साइज क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है। दिस इज ड्यू टू फिलिंग ऑफ फॉरेस्ट बिफोर 5D ऑर्बिटल्स विच result in regular decreases in atomic radii and called lengthenite contraction। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण जर्कोनियम और हैफनियम का साइज क्या होता है बेटा, ऑलमोस्ट सेम होता है। या तो मैंने क्या बताया था, स्लाइटली डिक्रीज हो जाता है। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होता है, या तो कांस्टेंट होता है तो स्लाइटली डिक्रीज हो जाता है। जर्कोनियम के बाद हम लोग का क्या आता है, हैफनियम आता है। इसका क्या है, 160 पिकोमीटर दिया हुआ है, और इसमें क्या है 159 पिकोमीटर, मतलब थोड़ा सा कम हो गया। हैफनियम का तो जाना ज़्यादा होना चाहिए था ना। ऊपर से हम लोग क्या आ रहे हैं बेटा, जर्कोनियम से हैफनियम के साइड आ रहे हैं, तो जर्कोनियम का साइज बड़ा दिख रहा है और हैफनियम का साइज क्या दिख रहा है बेटा, छोटा दिख रहा है। तो इसको स्लाइटली क्या हो जाता है बेटा, कम हो जा रहा है। तो ये वाला इसको भी लिख लीजिए, और एक बार ग्राफ निकाल के देखते हैं। ग्राफ से देखते हैं। ग्राफ सभी को दिख रहा है? ठीक है, यहाँ स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक दिया हुआ है। ये कौन सा सीरीज होगा हम लोग का, 3D। ये कौन सा होगा, 3D। उसके बाद हम लोग का यारी जरा निभा मौत तक रुकावटें राह में पड़े तो आग में कूद जा, ये कौन सा सीरीज हो जाएगा हम लोग का, 4D सीरीज। ला हफ्ता ये हफ्ता वाला है, ठीक है। ये वाला हम लोग का कौन सा होगा, 5D सीरीज। ठीक है, 3D 4D और 5D। हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो दिख रहा है ग्राफ में ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, कांस्टेंट है, फिर क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ से क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज। यहाँ से हम लोग का क्या हो रहा है, डिक्रीज। यहाँ पर हम लोग का क्या है, कांस्टेंट। और यहाँ पर हम लोग का क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज। अगर ग्रुप में हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, अगर हम लोग ना पीरियड में जा रहे हैं, पीरियड में हम लोग कहाँ जा रहे हैं बेटा, लेफ्ट टू राइट में, तो हम लोग ग्राफ से देख रहे हैं लेफ्ट टू राइट में हम लोग पहले डिक्रीज हो रही है, कांस्टेंट है, फिर हम लोग का क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है। 3D में भी वैसी दिख रहा है, 4D में भी दिख रहा है वैसी। लेकिन हम लोग क्या जा रहे हैं बेटा, 3D से कहाँ जा रहे हैं, 4D जा रहे हैं, ग्रुप में जा रहे हैं। ठीक है, 3D से हम लोग कहाँ जा रहे हैं बेटा, 4D जा रहे हैं। तो यहाँ पर साइज क्या हो रहा है बेटा, साइज इंक्रीज हो रहा है। लेकिन 4D से 5D में जा रहे हैं तो दोनों क्या है, चिपक गए हैं, दोनों का साइड क्या है बेटा, सेम दिख रहा है, कांस्टेंट दिख रहा है। दोनों का साइज क्या हो रहा है बेटा, सभी में लगभग लगभग कांस्टेंट दिख रहा है।
सभी में दिख रहा है। तो ग्राफ में भी हम लोग को क्लियर हो रहा है कि हम लोग पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ना क्या होता है, डिक्रीज होती है, फिर कांस्टेंट होती है, फिर इंक्रीज होती है। ग्रुप में हम लोग 3D से 4D जाते हैं तो इंक्रीज हो रही है, फिर हम लोग का 4D से 5D क्या हो जा रही है बेटा, कांस्टेंट हो जा रही है। ठीक है, ग्राफ में भी इसको देखना है। इसको आप लोग घर में आराम से बना लेना और इसको देख लेना। ठीक है, ये समझाने के लिए, ग्राफ तो आएगा नहीं। ठीक है, ग्राफ तो आप लोग का इसमें आएगा नहीं, इसको लिख लीजिए, नोट करिए। आज हम समय से पहले निपट जाएंगे क्या? स्लाइड थोड़ा कम बनाए थे। हो गया, नोट कर लिए। ग्राफ को भी आप लोग रफली एक बार बना लीजिए। आप लोगों को ट्रिक तो पता है ना सभी को, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम वाला। स्कूटी वेन कार में फेंको, निकल कॉपर जिंक ऐसे बना के फटाक से बना लीजिए उसको भी, जिससे आप लोगों को ग्राफ से भी याद रहेगा। हो गया, नोट कर लिए। लाइन ही खींच लीजिए, ऐसे लाइन खींच लीजिए। 3D 4D 5D लिख दीजिए, डिक्रीजेस, कॉन्स्टेंट, इंक्रीजेस लिख दीजिए। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ऐसा 3 लाइन खींच दीजिए। इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, मेटेलिक रेडियस, ये सभी वैल्यू को पुट कर लेंगे तो 3 लाइन में लिख लेना, 3D 4D 5D, और आप लोग उसको शो कर लेना। बेटा बेटा कैसे कर रहे हो, डिब्बा क्यों बना रहे हो बेटा उसको? ये डिब्बा इसे बस शो करने के लिए था इसमें। ये बॉक्स बना रहे हैं बेटा, 2 एक्सिस बनाना है, एक वाई और एक्स बनाना है, उसमें बनाना है, बॉक्स की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, हो गया, आगे बढ़ें। हाँ, अब देखेंगे बेटा, थर्ड देखना है, आयोनिक रेडियाई। थर्ड क्या है बेटा, आयोनिक रेडियाई है। ये बहुत सिंपल है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, नॉर्मल सा ट्रेंस है।
डिक्रीजेस, आयोनिक रेडियाई क्या होता है बेटा, डिक्रीज हो जाए विथ इंक्रीजेस इस ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। जिसका पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा उसमें क्या होगा बेटा, आयनिक रेडियाई कम होगा। उसमें आयनिक रेडियाई क्या होगा, उसका कम होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा तो साइज क्या हो जाएगा हम लोग का, कम हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा मतलब साइज हम लोग का कम। मतलब क्या है, हमारे पास क्या था, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर हमने क्या करा है, इलेक्ट्रॉन रखा था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से हम लोग निकाल देंगे, बाहर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इस वाले सेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देंगे तो ये सेल गायब हो जाएगा। तो हम लोग का इसका साइज क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था और एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकाल दिए तो इसका साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब क्या है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो साइज क्या हो जा रहा है बेटा, डिक्रीज हो जा रहा है। तो इसमें बताया गया है साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा विथ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर Fe+2 है और यहाँ पर Fe+3 है। साइज सबसे कम किसका होगा, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगा। इसमें क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है, तो इसी कारण Fe3+ का साइज क्या हो जाएगा, कम। और Mn2+ और Mn3+ में किसका ज़्यादा होगा, साइज किसका ज़्यादा होगा, Mn2+ का ज़्यादा होगा और Mn3+ का क्या होगा, कम होगा। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने से क्या होता है, साइज डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, आयंस का क्या होता है, आयनिक रेडियाई क्या होता है, डिक्रीज होता है। मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ा तो क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स कम हो जाएंगे, और नंबर ऑफ सेल कम हो जाएगा तो उसका साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसके बाद इन ए जनरल आयंस ऑफ द सेम चार्ज इन गिवन सीरीज। अगर हम लोग बात करते हैं, हम लोग का एक सीरीज दिया हुआ है और उसमें सेम चार्जेस हैं, ठीक है, इन प्रोग्रेसिव डिक्रीजेस इन रेडियस विथ इंक्रीजेस एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर के साथ हम लोग को क्या होता है, डिक्रीजेस हो जाता है रेडियस विथ इंक्रीजेस एटॉमिक नंबर। 3D सीरीज है और यहाँ पर सभी में हमने मेटल्स में क्या है, वो जो 2 चार्ज दिया है, स्कैंडियम 2+ में टाइटेनियम 2+, मैनेडियम क्रोमियम 2+, मैग्नीज 2+, आयरन 2+, कोबाल्ट निकिल 2+ और कॉपर सभी में। तब हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग का एक सीरीज दिया गया है, एक कौन सा है, 3D सीरीज है, हम लोग का 3D सीरीज है। 3D सीरीज दिया हुआ है, सभी में क्या है, एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, तो हम लोग क्या जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो आयनिक रेडियस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाएगा। आयनिक रेडियस क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये वाला ट्रेंड्स को याद रखेंगे, और इसमें कुछ स्पेशल नहीं है। हम्म।
आगे बढ़ें। और फोर्थ लिखेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, आयोनाइजेशन मतलब क्या होगा बेटा, एक आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितना एनर्जी लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आइसोलेटेड मतलब क्या होगा, वो क्या होना चाहिए, अकेला होना चाहिए, किसी के साथ बॉन्डिंग में नहीं होना चाहिए, गैसियस एटम होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और इसमें एनर्जी देना पड़ता है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कौन सा प्रोसेस होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। इसमें एनर्जी हम लोग को क्या होगा, देना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना याद रखना है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अमॉन्ग द सीरीज आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज, और साइज क्या हो जाते हैं, डिक्रीज। हम लोग को पता है लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या हो जाता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण, जेड इफेक्ट बढ़ने के कारण साइज डिक्रीज हो जाता है। तो हम लोग का क्या होता है, साइज डिक्रीज होने के कारण क्या होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है। तो पीरियड में हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगा। ठीक है, और आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज इसका फॉर्मूला होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज से। साइज बड़ा, अगर साइज ज़्यादा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम, और साइज छोटा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा। अगर साइज छोटा रहेगा और न्यूक्लियस के पास में ही रहेगा ना इलेक्ट्रॉन, ठीक है, साइज छोटा रहेगा तो न्यूक्लियस के पास में इलेक्ट्रॉन रहेगा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा, बहुत मुश्किल होगा। साइज बड़ा रहेगा, न्यूक्लियस से दूर में रहेगा इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा, बहुत आसान होगा। तो साइज क्या होगा, बड़ा होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम, और साइज कम तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा लगेगा। और किसके ऊपर में डिपेंड करता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हाफ फील्ड होगा और फुल फील्ड होगा, उस कंडीशन में वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होता है बेटा, बहुत मुश्किल होता है। अगर हम लोग का 3D5 और 3D10 ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जहाँ पर दिख रहा है, अगर हाफ फील्ड और फुल फील्ड कंडीशन होता है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो दो कंडीशन है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करता है साइज के ऊपर में और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी लिखा हूँ मतलब क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इसमें बताया गया है, हाउएवर irregular trends in first ionization enthalpy of 3D metals and due to irregularity in the electronic configuration of 3D orbitals। देखिए हमने पढ़ा हुआ है कि हम लोग का एटॉमिक साइज क्या हो रहा था, शुरू में डिक्रीज हो रहा था, फिर हम लोग का कांस्टेंट आया था, फिर इंक्रीज हो रहा था। तो इसमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी तो ऐसी होगा ना, इसमें भी ट्रेंड क्या होगा बेटा, इरेगुलर होगा। ये ट्रेंड क्यों, और फर्स्ट आयोनाइजेशन मतलब क्या है, 3D सीरीज में कोई भी एलिमेंट्स होगा वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी फॉलो इरेगुलर ट्रेंड, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हम लोग ना कुछ ट्रेंड्स देखना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग को देखे थे कि स्टार्टिंग में लेफ्ट टू राइट जा रहे थे तो डिक्रीज हो रहा था, बीच में कांस्टेंट हो रहा था, फिर क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। तो ये वाला जो ट्रेंड्स है, इरेगुलरिटी क्यों हम लोग को शो होता है, दिस इज ड्यू टू इरेगुलरिटी इन साइज। साइज के कारण हम लोग को शो होगा। ठीक है, सभी का क्या होगा बेटा, साइज अलग अलग होता है। इरेगुलर इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 3D5 वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 3D10 वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें हम लोग को क्या होगा बेटा, इरेगुलरिटी दिखेगा। तो लेफ्ट टू राइट हम लोग को जाने से आयोनाइजेशन एंथैल्पी में क्या दिखता है बेटा, इरेगुलरिटी दिखती है। आप लोग डायरेक्ट उसको कनेक्ट कर सकते हैं एटॉमिक साइज से। अगर एटॉमिक साइज जिसका ज़्यादा है, डिक्रीज हो रहा है, एटॉमिक साइज कम है तो उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा हो जाएगा, कांस्टेंट है तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, और इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगा। ये ट्रेंड्स को वहाँ पर फॉलो करना है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में तो बता दिया हूँ, जिसका हाफ फील्ड होगा और फुल फील्ड होगा, मतलब वो क्या है, आधा भरा होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, आधा भरा होना चाहिए। ये वाला कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ फील्ड।
हाफ फील्ड, और एक कंडीशन क्या होना चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फुल फील्ड। इस कंडीशन में हाफ फील्ड और फुल फील्ड कंडीशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग का दिख रहा है, तो इस कंडीशन में वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होता है बेटा? बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग को इसको याद रखना है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी में क्या रखना है हम लोग का। पीरियड्स में हम लोग को क्या दिख रहा था कि उसमें इरेगुलर ट्रेंड्स दिख रहा था। पहले क्या हो रहा था? डिक्रीज हो रहा था, फिर कांस्टेंट हो रहा था, फिर इंक्रीज हो रहा था। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग का क्या होगा इसमें? आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी शो करेगा। ठीक है, चलिए इसको नोट करेंगे। अभी का मौसम बहुत शांत है, ठीक है। आप लोग फील भी करते होंगे, जैसे कि मौसम को देखोगे ना तो बहुत शांत लगता है। ठीक है, प्रकृति के साथ जुड़िए और थोड़ा सा अपने आप को फिट रखने के लिए योगा वगैरह बढ़िया से करिए। ठीक है, जो मैं नहीं करता हूँ। आप लोग योगा मतलब 10 मिनट तो दे सकते हैं ना अपने आप को टाइम? 10 मिनट टाइम दे सकते हैं तो आप लोग बढ़िया से स्क्वाट लगा दीजिए, ठीक है, जंपिंग जैक्स कर लीजिए, ब्रीथिंग कर लीजिए बढ़िया से, 2 4 डंबल उठा लीजिए, दौड़ लीजिए। 10 मिनट को डिवाइड कर लीजिए, 2 मिनट दौड़ेंगे, 2 मिनट में जंपिंग जैक्स, फिर 2 मिनट में स्क्वाट लगाएंगे, फिर आप लोग क्या करेंगे? 10 मिनट हो जाएगा, छोड़ के निकल जाएंगे। 10 मिनट तो दे सकते हो ना अपने आप को टाइम? अब ठंडी का सीजन आ रहा है तो सभी लोग का एक ही मूड रहेगा कि सुबह टाइम नींद नहीं खुलती है। सुबह टाइम किसी का भी नींद नहीं खुलेगा, और किस्मत भी नहीं खुलेगा, फिर नीड भी नहीं खुलेगा, नीड भी बंद हो जाएगा। तो आप लोग को क्या बोला हूँ, आप लोग को कांस्टेंट रहना पड़ेगा बेटा, ठीक है। आप लोग को ना कि सर्दी गर्मी, ना सुख और दुख, इस आप लोग को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर दुख आ रहा है तो आप लोग को ना ये सोचना है कि ना हम लोग का सुख आने वाला है, और सुख आ रहा है तो आप लोग को वेट करना है दुख आने वाला है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दुख आएगा तो सुख आएगा, और सुख आएगा तो दुख आएगा, ठीक है। तो आप लोग को क्या होना है? बीच में रहना है, न्यूट्रल रहना है। मेरे को ना खुशी से मतलब है, ना से ना ही दुख से मतलब है। ना मेरे को सर्दी से मतलब है, ना बुखार से, ना ठंडी से, ना गर्मी से। मैं बीच का आदमी हूँ, मैं ऐसे ही रहूँगा, कांस्टेंट न्यूट्रल। जो न्यूट्रल रहेगा आगे बढ़ेगा। लास्ट है हम लोग का, लास्ट स्लाइड है, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स बहुत सारे वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, ठीक है, और एक्सेप्ट ग्रुप नंबर 3 और ग्रुप नंबर 12। ग्रुप नंबर 3 और 12 को छोड़ के सारे क्या करते हैं? वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। चलिए आगे बढ़ें। एक्सेप्ट ग्रुप के अब हमने पीरियड्स के बारे में बात कर लिया था, अब ग्रुप के बारे में आना पड़ेगा, ठीक है। ग्रुप में क्या होता है? ग्रुप नंबर थर्ड की बात करते हैं तो इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं दिखता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी में। ग्रुप नंबर 3 में हम लोग का साइज क्या होता है बेटा? इंक्रीज होगा। साइज इंक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा। इट्रियम में भी साइज क्या होता है बेटा? इंक्रीज होता है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? डिक्रीज होता है। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, आयनाइजेशन
एंथैल्पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके साइज से। ठीक है। ग्रुप नंबर 3 में स्कैंडियम, इट्रियम और लेंथेनम के साइड हम लोग जाते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं। तो क्या होता है, हम लोग का साइज बढ़ता है। इसका साइज ए होगा, इसका साइज ऐसा, फिर इसका साइज ऐसा। ठीक है। ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज क्या होता है बेटा, लगातार बढ़ते जाता है। और साइज बढ़ रहा है मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, साइज बढ़ रहा है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगा। ठीक है। ग्रुप थर्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है, बाकी की बात नहीं कर रहे हैं। ग्रुप नंबर थर्ड की बात कर रहे हैं। ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है बेटा, साइज बढ़ता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाती है, कम। लेकिन ग्रुप नंबर थर्ड से फोर्थ में आते हैं तो साइज इंक्रीज होता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी तो डिक्रीज होगा, ये तो बात क्लियर है। ठीक है। ग्रुप नंबर 4 और 5 में हम लोग आते हैं तो 3D और 4D सीरीज में आते हैं तो हम लोग को देखते हैं साइज ऑलमोस्ट क्या हो जाती है, कांस्टेंट होती है, या स्लाइटली क्या होती है बेटा, डिक्रीज हो जाती है। तो स्लाइटली डिक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। ठीक है। ग्रुप नंबर 4 और 5 में क्या होता है, साइज ऑलमोस्ट क्या होता है, कांस्टेंट होता है, या तो स्लाइटली डिक्रीज होता है। अगर साइज डिक्रीज हो रहा है तो हम लोग का क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगा। ठीक है। हम लोग का Hg में क्या होता है, हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है। ठीक है। मर्क्यूरी का हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है, क्यों होता है, देखिए मर्क्यूरी का एटॉमिक नंबर होता है 18, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 4f14, 5d10 और 6s2। और आप लोग को पता है एस, पी और डी और एफ में स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे कम किसका होता है, एफ का होता है। और इसमें कौन है, बीच अंदर में कौन है, एफ। ये तो शील्डिंग इफेक्ट शो ही नहीं कर रहा है, इसी कारण बाहर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाता है। इसी कारण क्या हो जाता है बेटा, साइज कम हो जाता है। तो इसमें हाईएस्ट साइज कम हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो Hg का क्या होता है बेटा, सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है। ठीक है। और क्या लेंथेनम, लेंथेनम में देखते हैं ग्रुप नंबर थर्ड में ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है। और साइज बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे लोएस्ट क्या होता है, लोएस्ट होता है लेंथेनम में, लोएस्ट ऐसे याद करना, लेंथेनम लोएस्ट और Hg हाईएस्ट। नाम में से पढ़ा है ना, Hg से हाईएस्ट और लेंथेनम से लोएस्ट। ठीक है। तो ये वाला ट्रेंड समझ में आया, चलिए नोट करिए। और मर्क्यूरी और लेंथेनम एक ही सीरीज के हैं, 5D सीरीज के हैं। लाहब तो वरना वन इस आयरन से और पिटाई होगी। ट्रिक लोग को याद कर लो बेटा, ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आप लोग पेपर हॉल में बैठेंगे ना तो सारा जो सीरीज याद करे रहेंगे सब भूल जाएंगे, लेकिन गाना याद रखोगे तो नहीं भूलोगे। मैं अभी तक नहीं भूला हूँ, मैं 12th क्लास में पढ़ा था और अभी तक मेरे को याद है। और मेरे को पढ़ाने वाले थे अंकित गुप्ता, ये जी बोला था ना मैंने, और वो भी अपने नाम को बताए थे अंकित गुप्ता बोल के। ठीक है। वो हम लोग को एक मतलब केमिस्ट्री पढ़ने का वो जो जुनून है ना वही टीचर जगाए थे। ठीक है। वो क्या करते थे, हम लोग जैसे क्लास में ट्यूशन में जाते थे तो बोलते थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, और एक रिएक्शन दे देते थे और रिएक्शन को ना 50 बार लिखो बोलते थे। एक रिएक्शन को, जैसे कि फ्रीडल क्राफ्ट, वुड्स रिएक्शन, रायमंड टीमन रिएक्शन, ऐसा कुछ नेमिंग रिएक्शन था। एक एक रिएक्शन को 50-50 बार लिखते थे हम, ऑर्गेनिक का। तो सर को लग रहा है सर क्या कर रहे हैं, हम लोग जुल्म में इतना क्यों कर रहे हैं। ठीक है।
एट लास्ट मोमेंट में हम लोग रिएक्शन को इतना बार लिख रहे थे ना, तो हम लोग पेन को भी आदत हो गया था कि वो रिएक्शन ऐसा होगा। हम लोग पूरे पूरे रिएक्शन पूरा रट लिए थे, 50 रिएक्शन। 50 रिएक्शन जितना नियमिंग रिएक्शन हम लोग 12th क्लास में आता है, सारे रिएक्शन को सर ने रटा दिया था। फिर बाद में कॉलेज में जाने के बाद उसका मैकेनिज्म पढ़े। तो आप लोग ना इसमें जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे केमिस्ट्री में, उतना ज़्यादा सरल। ठीक है। आप लोग को बायोलॉजी से भी ज़्यादा सरल लगेगा केमिस्ट्री। प्रैक्टिस ज़्यादा करना है। आप लोग मोर देन लिखना है, जितना बार लिखोगे उतना बार आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं आते हैं, और इनऑर्गेनिक तो बहुत सरल होता है। इसमें सारे कॉन्सेप्ट आपको क्या करना है, रटना है। और रटने वाला जो टर्म्स है उसको ना बार बार लिखो। एक 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 लाइन को 50-50 बार लिखो। अभी के सारे स्टूडेंट में एक ही कमी है, वो प्रैक्टिस बहुत कम करते हैं। प्रैक्टिस उनको ना क्या आ जाता है, समझ में आ जाता है, और एग्ज़ाम हॉल में बैठने से वो समझ गायब हो जाती है। इसलिए मैं बता रहा हूँ, जब तक आप लोग पेन से प्रैक्टिस नहीं करेंगे और पुराना ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करेंगे, जो प्राचीन काल में जैसे हम लोग ना प्रयास करते थे, बहुत लिखते थे, जब तक स्मार्ट वर्क वगैरह अभी कुछ काम नहीं आने वाला है, जब तक पुराने तरीके से नहीं पढ़ोगे आप लोग। ठीक है। पुराना तरीका सबसे बेस्ट है। आप लोग प्रैक्टिस करिए, बहुत बार लिखिए, बार बार लिखिए, तब जाके आप लोगों ना वो क्लियर होगा। जितना बार लिखेंगे उतना ज़्यादा क्लियर होता है। ठीक है। पहले हम लोग को बहाना देते थे कि राइटिंग सुधर जाएगा, लिख लो बोल के, हम लोग बार बार लिखते थे। तो इसी बहाने से हम लोग को ना जो 12वीं क्लास में पढ़े थे अभी तक याद है, हम लोग को रटा गया है। जैसे कि अभी फर्स्ट क्लास में आप लोग को कितना बार रटाए होंगे, एक दो तीन चार वाला जो कहानी था, फर्स्ट क्लास का कहानी आप लोग को याद होगा, लेकिन 11 क्लास का कहानी आप लोगों को कुछ भी याद नहीं होगा, क्योंकि 11 क्लास के बाद आप लोगों ने प्रैक्टिस करना भूल गए। आप लोग 6 क्लास का 5 क्लास में कैसे कैसे पढ़ते थे, वो सारी चीज़ें याद होगा, क्योंकि आपने तब रटना स्टार्ट किया था। उतना समय बहुत अच्छा तरीके से रटते थे, ज़बरदस्त तरीके से। हम लोग क्लास 1 में 1 से 5th तक ज़बरदस्त तरीके से रटते थे। इसी कारण 1 से 5 तक का सारा सिलेबस हम लोग को ना आधा अधूरा भी हम लोग को पता है, लेकिन हम लोग का सिलेबस 10th का नहीं पता है, 9th का नहीं पता है, 11 और 12 का नहीं पता है, क्योंकि हमने रटना और उसमें प्रैक्टिस करना छोड़ दिया। हम लोग स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। हमारा जो आप लोग का जो ब्रेन ना जो ऑर्डर देता है बेटा स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, वो आप लोग को ना बेवकूफ़ बना रहा है। ठीक है। आपका जो ब्रेन है आपको बेवकूफ़ बना रहा है। आप लोग इसको विश्वास करिए। आपका ब्रेन कभी भी आप लोग को सक्सेस होने नहीं देगा। ठीक है। आप लोग ये मान के चलिए, आपके ब्रेन में इतना नेगेटिव थॉट है। अगर आप लोग अभी भी इस कॉन्सेप्ट को लिखेंगे, लिखते समय आप लोग को थॉट में आता है कि बाद में इसको हम लोग स्क्रीन शेयर कर लेंगे, अच्छा से लिख लेंगे। पढ़ाई करने बैठते हैं तो एक थॉट आता है कि चलिए बाद में पढ़ लेते हैं, अभी तो याद हो रहा है, अच्छे से याद हो जाएगा, सुबह उठ के पढ़ लेंगे। ये आप लोग का ब्रेन है। ठीक है। आप लोग का ब्रेन कभी भी सक्सेस के रास्ते में आप लोग को आगे नहीं ले सकता। और एक फेमस राइटर नेपोलियन हिल ने कहा है, ठीक है, जो एक किताब को लगभग 45 साल तक लिखा था, और 25,000 सक्सेसफुल आदमी से मिला है। जैसे कि जो फोर्ड कार बनाए थे थॉमस अल्वा एडिसन बल्ब बनाए थे। ठीक है। और बल्ब बनाने में कितना टाइम लगा होगा? देखिए, बल्ब बनाना इम्पॉसिबल था क्या? नहीं, पॉसिबल था क्या? उन्होंने कैसे सोचा होगा कि ये पॉसिबल होगा बोल के? उन्होंने सोचा कि मैं बल्ब बनाऊंगा। ठीक है। बिल्कुल भी उनके पास कोई सामग्री नहीं था स्टार्टिंग में कि बल्ब बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें लगती हैं। उनके पास कोई भी आइडिया नहीं था। उन्होंने सिर्फ लिखा कि मेरे को बल्ब बनाना है, और लगातार 10,000 बार प्रैक्टिस किए, 10,000 बार। उसके बाद हम लोग का बल्ब बना हुआ है। हम लोग तो 60 रुपये में खरीद के ला के लगा लेते हैं, लेकिन थॉमस अल्वा एडिसन ने इसको बनाने के लिए कितना बार प्रयास किया है? 10,000 बार। 10,000 बार इसको बनाने के लिए। फोर्ड कार, ठीक है, फोर्ड के जो फाउंडर हैं, ठीक है, उस कार को बनाने के लिए उनको ना लगभग लगभग कितना दिन तक लगा? 6-7 साल तक उसको मशीन डिज़ाइन करने के लिए लगा। लेकिन वो लोग एक ही बोल रहे थे कि नहीं होगा, असंभव है, हमसे ये पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन उन्होंने क्या किया? होगा, आप लोग प्रयास करिए। ठीक है। आप लोग माइंड के अकॉर्डिंग रहेंगे बेटा, तो आप लोग ज़िंदगी में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। मैं इतना ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आप लोग से 10 साल 12 साल बड़ा हूँ, आप लोग को बता रहा हूँ। अगर हम लोग का ब्रेन के अकॉर्डिंग हम लोग चलते रहेंगे ना, कभी भी हम लोग सक्सेस नहीं मिलेंगे। इवन अभी भी मैं बाहर गया था, तो अभी रिसेंटली आया हूँ, तो मेरा ब्रेन मतलब साथ ही नहीं दे रहा है। मतलब पढ़ाई करने बैठ रहा हूँ तो डाइवर्ट हो जा रहा हूँ। ठीक है।
डाइवर्ट होने का कोई तरीका ही नहीं है ना। मेरे को इंस्टीट्यूट से कोई प्रेशर है, ना कि आप लोग से कोई प्रेशर है, ना ही मेरे सिलेबस से कोई प्रेशर है। प्रेशर कहाँ आ रहा है? माइंड से आ रहा है। माइंड मेरे को हर बार डाइवर्ट कर रहा है कि अभी नहीं पढ़ते हैं, ऐसा पढ़ते हैं, ऐसा। आप लोग माइंड को समझिए, आपका माइंड कभी भी आप लोग को सक्सेस के रास्ते में नहीं ले जाएगा। अपोजिट करना है, जहाँ आप लोग का माइंड नेगेटिव बोले नहीं करना है, करके दिखाना है। और एक चीज़ आप लोग उसको ध्यान में रखेंगे, नोट करना स्टार्ट करिए बेटा। जो जो प्रॉब्लम आप लोग को दिक्कतें आ रही हैं, लिखना स्टार्ट करिए, ठीक है। लिखने से सारी समस्याएं खत्म हो जाती है। आप लोग के माइंड में जो भी थॉट आता है ना, जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, उसी बीच में थॉट आ रहा है, तो डायरेक्ट आप लोग क्या करेंगे, पेन में नोट करेंगे मेरे को ये प्रॉब्लम है। उसके बाद आप लोग को विचार नहीं आएंगे। पढ़ते समय डिस्ट्रैक्शन लग रहा है, कोई भी थॉट आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, आप लोग उसको क्या करें, पेन में लिखिए, ये प्रॉब्लम है इतना। लास्ट में नोट कर, लास्ट में उसको चेक करना कि मेरे को क्या क्या दिक्कतें आ रही थी पढ़ाई समय में। तो उसके बाद वो वाला दुख दर्द हम लोग का ख़त्म हो जाता है। ये भी बहुत सारे फेमस राइटर हैं, इन्होंने लिखा था, जेम्स क्लियर ने बताया था, ठीक है। और जो भी हम लोग किताबी बातें करते हैं, और किताब से बाहर कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। थॉटफुल है, आप लोग माइंड के ऊपर में काम करेंगे बेटा, काम माइंड ही सब आप लोग को सक्सेस ले। आप लोग को नीट क्वालिफाई करना आप लोग मुश्किल लग रहा है, ठीक है। ये कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर हम लोग का ज़मीन में रहते हुए हम लोग का एरोप्लेन उड़ सकता है, इम्पॉसिबल था, पॉसिबल हो गया ना। लाइट को जलाना हम लोग का इम्पॉसिबल था, 10,000 प्रयास के बाद पॉसिबल हो चुका है, ठीक है। कार हम लोग को चलाना इम्पॉसिबल था, लेकिन पॉसिबल कर लिए। तो उनके पास भी कुछ भी रिसोर्सेज नहीं था, वो स्टार्टिंग में ऐसे ही थे, लेकिन उन्होंने पॉसिबल करके दिखाया। तो आप लोग को भी 3 महीना जो दिख रहा है ना, इम्पॉसिबल लग रहा है, क्या पता पॉसिबल हो जाए। आप लोग उस हद तक तैयारी करें, 3-4 महीने में पूरा सिलेबस को खंगाल के पूरा कंप्लीट कर लें, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल लें। तो ये एटीट्यूड होना चाहिए कि आप लोग को सबसे पहले माइंड से इम्पॉसिबल को हटाना है, और नहीं कर सकता वाले को हटा देना है, और ये डिफ़िकल्ट टर्म्स को हटा देना है कि मेरे को डिफ़िकल्ट कर रहा है। कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, करने से सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। पहला कदम, पहला स्टेप आप लोग को क्या होता है बेटा, डिफ़िकल्ट जाता है, लेकिन उसके बाद इजी हो जाएगा। चलिए, यहाँ तक क्लियर है सभी को, एक्सेप्शन तक क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग को देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, एक्सेप्ट है ग्रुप नंबर थर्ड और ग्रुप नंबर हम लोग का 12। ग्रुप नंबर थर्ड में हम लोग का क्या आता है, स्कैंडियम आता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट मेंबर। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में इसको हम लोग फर्स्ट मेंबर बोल सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लास्ट मेंबर। फर्स्ट और लास्ट मेंबर में क्या दिख रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 3 दिख रहा है, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 2 दिख रहा है, ठीक है। स्कैंडियम, स्कैंडियम में 3 कैसे दिख रहा है, यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, AR18, क्या होगा, आर्गन 18 3D1 4s2, ठीक है। तो यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है, और यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है। 3D1 और 4s2 से 3 इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, और स्कैंडियम क्या करता है, 3+ शो करता है। स्कैंडियम क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा तो 3+ करेगा। टाइटेनियम क्या शो करता है, +2 +3 +4। वेनेडियम +2 +3 +4 +5। क्रोमियम +2 +3 +4 +5 +6। आयरन +2 +3 +4 +5 +6 +7। तो आप लोग को ये याद होना चाहिए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में 3D सीरीज में सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर कौन शो करता है, तो आप लोग याद रखना है मैग्नीज। मैग्नीज को याद रखना है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है इसका, +7 तक शो करता है। आयरन +2 +3 +4 और +6 करता है। कोबाल्ट में +2 +3 +4, और निकल में क्या होता है, +2 +3 +4। कॉपर में +1 और +2, और जिंक में +2 शो होता है। तो आप लोगों को क्या क्या याद रखना है, फर्स्ट मेंबर और लास्ट मेंबर का क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर सेम रहता है, और मैग्नीज का सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, टाइटेनियम की बात करते हैं, तो इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3D2 4s 4s2। टाइटेनियम यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अगर इसको हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, यहाँ पर कितना है, 1 2,
2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 3D में हम लोग का क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या कर सकता है, यहाँ का 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, ठीक है, तो +2 हो जाएगा। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो +3 हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। स्कैंडियम में से 2 इलेक्ट्रॉन, 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो +2, ये वाला इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा तो क्या हो जाएगा, +3, और ये क्या करेगा, +4। उसी तरह मैग्नीज में देखेंगे, मैग्नीज में 1 2 3 4 5 और यहाँ पर क्या है, 1 2, ठीक है। मैग्नीज में देखेंगे, अगर S से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा तो कौन सा ऑक्सीडेशन शो करेगा, +2। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, 3D से एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो +3 हो जाएगा। और 3D 5 से यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो क्या आ जाएगा हम लोग का, +3। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो +4, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा +5, यहाँ से एक निकालेगा +6, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा +7। तो मैग्नीज में क्या होता है, इनकम्प्लीट हम लोग का डी, इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होता है 5, और 4s2 होता है। इसी कारण क्या होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, और सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। यहाँ तक लिखिए फिर। फर्स्ट और लास्ट मेंबर क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर सेम करते हैं। क्यों करते हैं, ड्यू टू सिमिलर एनर्जीज NS एंड N-1D इलेक्ट्रॉन्स, दोनों की एनर्जी क्या होती है, सिमिलर होती है। हो गया, नोट कर लिए। आगे बढ़े, हाँ आगे यहीं पर यहीं ख़त्म है, ठीक है। आज के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट है
तो आप लोग को क्या क्या याद रखना है, ग्रुप एक्सेप्ट है, ग्रुप फर्स्ट एक्सेप्ट है फर्स्ट एंड लास्ट मेंबर, फर्स्ट एंड लास्ट मेंबर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा। और मैग्नीज का सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, शो होता है, +1 +2 +1 नहीं होता है, +2 +3 +4 +5 +6 एंड +7। तो इसको ट्रेंड्स को याद रखना है। हो गया, नोट कर लिया। चलिए, थैंक यू बोलना था और कुछ नहीं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।